निरीस पार्ट 2 इसमें करेंगे रेस्पिरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। सबसे पहले लेते निरीस। रेस्पिरेशन, निरीस के अंदर गिल्स या कोई और स्पेशल ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के लिए नहीं पाए जाते हैं। पैरापोडिया बहुत अधिक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, रिच ब्लड सप्लाई होता है इसके अंदर और इसके अंदर और उसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन सराउंडिंग वाटर से डिफ्यूज़ होकर ब्लड में आ जाती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर सराउंडिंग वाटर के अंदर चली जाती है। निरीस के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इरिथ्रोक्रोरिन पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन की तरह ही है और ये रेड कलर का होता है। नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। निरीस के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सुविकसित होता है, क्लोज टाइप का पाया जाता है और इसके अंतर्गत ब्लड वेसल्स आती है जो कि शरीर के पूरे भाग में फैली हुई रहती है। ये इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्राइट रेड कलर का ब्लड बहता है और रेड कलर जो है वो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इरिथ्रोक्रोरिन के कारण। ब्लड वेसल्स, इनकी फंक्शनल एक्टिविटी के बेसिस पे ब्लड वेसल्स दो तरह की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स और कलेक्टिंग वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफ्यूज़ करती है और कलेक्टिंग वेसल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करने का कार्य करती है। ये दोनों ही वेसल्स आपस में एक फाइन नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज के द्वारा कनेक्टेड रहती है। फर्स्ट लेते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल्स। दो मेन वेसल्स है इसके अंदर और इनकी वॉल मस्कुलर होती है और इसके अंदर कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मेंटेन किया जाता है बाय पेरिस्टलिक वेव्स के द्वारा। दो मेन वेसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स, एक है मीडियन डॉर्सल और दूसरी है मीडियन वेंट्रल। इसके अतिरिक्त इसके अंदर एक थिन सब न्यूरल वेसल भी पाई जाती है। फर्स्ट लेते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल। यह एक कलेक्टिंग वेसल है, कॉन्ट्रेक्टाइल होती है और गट के डॉर्सल साइड पर पाई जाती है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ बहती है और ब्लड जो है इसमें पीछे से आगे की तरफ आता है। आगे की तरफ आगे की तरफ ये बाइफर्केट हो जाती है और ईसोफेगस में जाकर, ईसोफेगस के पास में जाकर एक ये नर्व प्लेक्सस का निर्माण करती है और उसके बाद फिफ्थ सेगमेंट में वेंट्रल वेसल से ज्वाइन हो जाती है। मेनली एक कलेक्टिंग वेसल्स है स्टमक इंटेस्टाइन रीजन में और ब्लड रिसीव करती है स्टमक इंटेस्टाइन से दो वेसल्स के द्वारा, डॉर्सो इंटेस्टाइनलिस या इफ्रेंट इंटेस्टाइनलिस और दूसरी होती है लेटरल वेसल्स। इस लेटरल वेसल्स के द्वारा ये कलेक्ट करती है बॉडी वॉल, पैरापोडिया और नेफ्रिडिया से। ईसोफेजियल रीजन के अंदर ये वेसल्स डिस्ट्रीब्यूसिंग वेसल की तरह एक्ट करती है और ईसोफेगस को अपनी ब्रांचेस के थ्रू ब्लड सप्लाई करती है। डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स एक दूसरे से एक जोड़ी लूप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेसल्स या लेटरल वेसल, जो कि हर सेगमेंट में पाई जाती है। नेक्स्ट है वेंट्रल ब्लड वेसल। वेंट्रल ब्लड वेसल मेनली डिस्ट्रीब्यूटिंग है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वेसल होती है और आहार नाल के नीचे मध्य अधर सतह पर पाई जाती है। फिफ्थ सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक फैली रहती है और इसके अंदर ब्लड का फ्लो आगे से पीछे की तरफ रहता है। इसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिंग है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड देती है। फर्स्ट है वेंट्रो इंटेस्टाइनलिस या एफरेंट इंटेस्टाइनलिस। हर सेगमेंट में स्टमक इंटेस्टाइन में जाती हैं ये और इस अतिरिक्त लेटरल वेसल्स के द्वारा ये बॉडी वॉल, पैरापोडिया और नेफ्रिडिया को भी जाती है।
पीछे की तरफ ये डॉर्सल वेंट्रल से जॉइन हो जाती है बाय सर्कमरेंटल रिंग, जो कि एनल सेगमेंट के अंदर पाई जाती है। ये जो डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है एक लूप लाइक ट्रांसवर्स वेसल्स या लेटरल वेसल्स के द्वारा, हर खंड में शुरू के 5 खंडों को छोड़कर। इन वेसल्स को कमिश्रल वेसल्स भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रल वेसल से ब्लड लेके डॉर्सल में देती है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता है। फर्स्ट तो ये क्या होता है, ब्लड लेती है ब्लड टू बॉडी वॉल, पैरापोडिया और नेफ्रीडिया। किसके द्वारा, एफरेंट क्यूटेनियस, एफरन पैरापोडियल और एफरेंट नेफ्रीडियल वेसल्स के द्वारा। और यहाँ से ये ब्लड किस में जाएगा, बॉडी वॉल, नेफ्रीडिया और पैरापोडिया के अंदर, और इनसे रेस्पेक्टिवली निकलती है इफरेंट क्यूटेनियस, इफरेंट नेफ्रीडियल और इफरेंट पैरापोडियल, और ये फिर ओपन होती है डॉर्सल ब्लड वेसल के अंदर। ये है इसका डायग्राम। जो एफरेंट और इफरेंट वेसल्स हैं, ये आपस में जुड़ी रहती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या प्लेक्सस के द्वारा। हर सेगमेंट में ये बनाती है सर्कम इंटेस्टाइनल वेसल्स या वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल्स, और ये ब्लड लेती है वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ। नेक्स्ट है थर्ड, इसके अंदर सब ड्यूरल वेसल। ये आगे से पीछे की तरफ इसके अंदर ब्लड का फ्लो रहता है, नर्व कॉर्ड के नीचे की तरफ पाई जाती है, और ब्लड को कलेक्ट करती है लोअर बॉडी वॉल से और सप्लाई करती है वेंट्रल ब्लड वेसल को। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ निरीज। एनालिट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं नेफ्रीडिया, यहाँ पे जो मिलते हैं उसको मेटानेफ्रीडियम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नेफ्रीडिया जिसके अंदर सीलिएटेड नेफ्रोस्टोम पाया जाए उसे मेटानेफ्रीडिया कहा जाता है। ये स्पेशल टाइप की कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नेफ्रीडिया कहते हैं। हर सेगमेंट में पाए जाते हैं, फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़कर। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रीडिया, इसके अंदर क्या है, नेफ्रीडियम एक ओवल कर्व्ड बॉडी है जो कि ग्लैंडुलर सेल से बनी हुई है और हर सेगमेंट में अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित रहती है। और एक आती है इसके अंदर नैरो नेक रीजन। नेक कैसा है इसके अंदर, ये इंटरसेगमेंटल अपने जो आगे खंड है उसके इंटरसेगमेंटल सेक्टम को पेनिट्रेट करके अगले सेगमेंट में कुछ आगे तक जाता है। इनकी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू मास से मिलकर बनी हुई है और एक कॉइल्ड एक्सक्रीटरी या नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल होता है जो कि दोनों ही सिरों पर खुला रहता है एडजेसेंट सेगमेंट के अंदर बाय नेफ्रोस्टोम। कुंडलित संरचना है और फाइनली एक टर्मिनल डक्ट बनाता है जिसके अंदर सीलिया का अभाव होता है। ये नेफ्रोस्टोम है फनल लाइक, ये अगले खंड के सेप्टम को पेनिट्रेट करके आगे आ जा रहा है। ये नेक रीजन इसका, ये कॉइल्ड बॉडी है और इससे निकल रहा है ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल जो दोनों सिरों पर खुला होता है। जो टर्मिनल डक्ट है इसके अंदर सीलिया नहीं पाए जाते हैं और ये नेफ्रीडियोपोर जो कि पैरापोडिया की वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है उसके द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पॉलिकीट्स के अंदर अमोनिया होता है और ये दो तरीके से इस अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहला है नेफ्रीडिया की आउटर सरफेस डेंसली कवर्ड रहती है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। तो जो इन नेफ्रीडिया के अंदर सीलिएटेड एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से रिमूव करती है और उसे फिर नेफ्रीडियोपोर के थ्रू डिस्चार्ज कर देती है। दूसरा तरीका क्या है,
नेफ्रीडिया के अंदर जो सीलिएटेड फनल पाया जा रहा है ये सीलोम में खुलता है और ये डेड और डाइंग सीलोमिक कार्पसल्स को रिमूव करता है। यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल में एंटर कर जाते हैं उन्हें इसकी कोशिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और फिर से ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा दिया जाता है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। एनालिड्स के जंतु फ्री लिविंग होते हैं, प्रीडेटर हैं, इसलिए इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विस्टरल नर्वस सिस्टम। सेरिब्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कॉर्ड आते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन, ये एक जोड़ी बाइलोब्ड है। सेरिब्रल गैंग्लियन फेरिंग्स के ऊपर प्रोस्टोमियम के ऊपरी तल पर पाया जाता है, बड़ा और सुविकसित होता है। असंख्य तंत्री कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। इसके 3 सेंटर्स हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। जो मिडल रीजन है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं और इन लोब्स को कहते हैं कॉर्पोरा पेडेंक्युलेटा। ठीक है, 2 लोब्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कॉर्पोरा पेडेंक्युलेटा। और ये नर्व इम्पल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। थर्ड सेगमेंट में फेरिंग्स के नीचे एक जोड़ी और गैंग्लियन होता है, उसके आपस में जुड़ने से बनता है सब फेरिंजियल गैंग्लियन। ये देखिए, ये ब्रेन है या सेरिब्रल गैंग्लियन है, बड़ा है, बाइलोब्ड है, फेरिंग्स के ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। फेरिंग्स के नीचे की तरफ एक जोड़ी गैंग्लियन के फ्यूजन से बनता है सब फेरिंजियल गैंग्लियन। और ये जो सेरिब्रल गैंग्लियन और सब फेरिंजियल गैंग्लियन है, ये फेरिंग्स के चारों तरफ नर्व रिंग बनाते हुए आपस में जुड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव। एक है सर्कमफेरेंजियल और एक साथ में उसके और पाया जाता है, इसे कहते हैं एसेसरी कनेक्टिव। और ये पूरा एक नर्व रिंग का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद सब फेरेंजियल गैंग्लियन से शरीर के पोस्टीरियर एंड तक पीछे की तरफ आहार नाल के नीचे वेंट्रल ब्लड वेसल के भी नीचे पाई जाती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। मध्य अधर सतह पर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एक्चुअली ये 2 नर्व कॉर्ड के फ्यूजन से बनी है, लेकिन एक कॉमन कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहती है, इसलिए बाहर से देखने से सिंगल दिखाई देती है, लेकिन इसका यदि ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो ये डबल प्रतीत होती है। हर सेगमेंट में जाके ये फूल जाती है और सेगमेंटल गैंग्लियन का निर्माण करती है। ये सेगमेंट गैंग्लियन एक्चुअली वही है, एक जोड़ी गैंग्लियन के जुड़ने से इसका निर्माण होता है। बड़े हैं ये, प्रत्येक सेगमेंट का 2/3 पार्ट ये कवर कर लेते हैं, एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। ये नर्व कॉर्ड पूरी लंबाई में, इस नर्व कॉर्ड से शरीर की पूरी लंबाई में 5 बड़े तंतु निकलते हैं, जायंट फाइबर्स निकलते हैं, इसमें से 3 सेंट्रल और 2 लेटरल होते हैं। इन तंतुओं की वजह से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है और शरीर के किसी भी भाग से जो संवेदना प्राप्त हुई है उन्हें तुरंत से ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है ब्रेन और सेगमेंटल गैंग्लियन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाने वाली नर्व्स। ब्रेन से निकल के जाती है, ये देखिए, ब्रेन से निकल के जाती है एक जोड़ी पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स को, ये फर्स्ट है टेंटिकल्स को, एक जोड़ी पेल्प्स को, 2 जोड़ी होती है ऑप्टिक नर्व्स आईज को और एक जोड़ी न्यूकल ऑर्गन्स को। सर्कमफेरेंजियल जो ये कनेक्टिव है, इससे निकल के जाती है सिराई को और पहली जोड़ी पैरापोटिया को। देन है सेगमेंटल गैंग्लियन, इससे 4 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। पहली जाएगी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और बॉडी वॉल को, दूसरा अपने ही खंड में पाए जाने वाले पैरापोटिया को, तीसरी सेगमेंटल मसल्स को और चौथी बॉडी वॉल को।
देन है विस्ट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे गैंग्लियंस और फाइन नर्व्स आती है। फेरिंग्स की डॉर्सल साइड पर ये पाई जाती है और ये ब्रेन और सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव से जॉइंट रहते। ये है इसका असाइनमेंट और ये इसके आंसर्स ब्रैकेट में दे रखे हैं।